अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम आवाज के साथ मैं हूं मोहम्मद उमर खान। नाजरीन, पाकिस्तान में फूड सिक्योरिटी एक बहुत ही गंभीर मसला है और इस मसले का बुनियादी हल आज से तकरीबन 20 से 30 साल कबल निकलना चाहिए था, लेकिन अभी तक पाकिस्तान में किसी भी सतह पर इस मसले का हल नहीं निकला। और फिर ग़िज़ाई अजनास में चाहे कोई भी चीज हो, जब हम देख रहे हैं तो खुराक की किल्लत कहीं ना कहीं पाकिस्तान में दिखाई दे रही है। इसी पूरे सेक्टर के अंदर और खुराक के तनाजुर में दूध एक बहुत ही कीमती ग़िज़ा है जो हर लिहाज से, प्रोडक्शन के पॉइंट से भी और बहुत सारी चीजों की मैन्युफैक्चरिंग के पॉइंट से भी दूध की अपनी एक अहमियत है। लेकिन जब हम पाकिस्तान के अंदर इसके तमाम तर फैक्ट्स एंड फिगर्स देखते हैं तो इसकी प्रोडक्शन हमें बढ़ती हुई आबादी के एतबार से उस तरह नहीं दिखाई देती जो डिमांड और सप्लाई के फर्क को खत्म कर सके। क्या इसके पीछे वजूहात हैं और डेयरी फार्मर्स इसमें अपना क्या किरदार अदा कर रहे हैं? कैटल फार्मिंग का इसमें क्या रोल है और हुकूमत वक्त ने अभी तक गुज़िश्ता 75 सालों से लेकर क्या इस पर पॉलिसीज मुरत्तब की हैं? आज के प्रोग्राम में हम इन तमाम तर बातों का अहाता करेंगे। प्रोग्राम का आगाज हम कर रहे हैं डेयरी कैटल एंड फार्मिंग एसोसिएशन के सेंट्रल प्रेसिडेंट हैं जनाब शाकिर उमर गुज्जर साहब। उनसे हम बात करके इसका आगाज करेंगे। अस्सलाम वालेकुम शाकिर साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। पहले तो ये बताएं कि दूध की पैदावार जो है बतदरीज कम क्यों होती जा रही है? इसके पीछे क्या वजूहात हैं? भैंसें कम हो गई हैं पाकिस्तान में, या प्रोडक्शन नहीं कर रही, या कॉस्ट बढ़ गई? क्या मामला है? यकीनन बहुत अहम मसले के ऊपर आप आए हैं। और दूध की बढ़ती हुई कीमतें, गोश्त की बढ़ती हुई कीमतें या एसेंशियल कमोडिटीज़ की जितनी भी कीमतें बढ़ रही हैं, उसमें कभी भी किसान की मर्ज़ी नहीं रही कि वो कीमतें बढ़ाए। उसके पीछे जो कार फरमा है वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं, और यकीनन उन पॉलिसीज़ के पीछे हमारे इदारों में बैठे करप्ट लोग हैं। और इसका ज़िम्मेदार मैं समझूंगा मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च को, चारों सूबों के महकमा लाइव स्टॉक को, जिन्होंने इन 75 सालों में अपने जानवर की दूध देने की सलाहियत को ही नहीं बढ़ाया। लेकिन शाकिर साहब, जब हम इनके बयानात देखते हैं, सालाना एग्जीबिशंस देखते हैं, मिनिस्टर्स और सेक्रेटरीज की जानिब से परफॉर्मेंस देखते हैं, तो उसमें दिखता है बड़ी मुतहरिक हुए में सबके सब, चाहे फेडरल हो चाहे प्रोविंशियल लेवल हो। आप कह रहे हैं कि इन्होंने कोई काम ही नहीं किया। वो कहते हैं जिन्हें कोई गम नहीं गम ज़ात से ज़्यादा, ना हुआ कि वो भी करते तेरे गम से इस्तिफ़ादा। ये वही लोग हैं अज़ल से जो फ़रेब दे रहे हैं, कभी डाल कर नकाबें कभी ओढ़ कर लिबादा। तो बस क्या बयान करूँ मैं। वतन अज़ीज़ का बुरा हाल है जी, और पाकिस्तान जो इस नहज पे पहुंचा है उसमें यही सियासतदान उस तमाम ही उसमें लगा लें, और हमारे इदारों में मौजूद करप्ट लोग उसमें शामिल हाल रहे हैं। जो दूध की पैदावार घटी है ना, देखें, वतन अज़ीज़ में मैं बारहा कहता हूँ कि वतन अज़ीज़ हमारे मवेशियों की ज़रूरियात का 45% चारा पैदा करता है। आप मेरी ज़रूरियात पूरी किए बगैर उसे एक्सपोर्ट कर देते हो, मुझे इंपोर्ट का सहारा लेना पड़ता है। जब वो इंपोर्ट होके आएगा, यकीनन महंगा चारा मवेशी को खिलाएंगे ना, उसका इम्पैक्ट कास्ट ऑफ प्रोडक्शन पे आएगा, कीमत पे आएगा। कीमत कौन भरेगा? आप भरेंगे, सारी भरेगा, मैं अपनी जेब से नहीं भरूंगा। तो देखें, हम मुतालबा करते हैं कि जी अजनास की जो बाई प्रोडक्ट्स है उसकी एक्सपोर्ट पे पाबंदी लगा दें, हम कीमतें कम कर देंगे, गोश्त, मुर्गी, अंडा, दूध, सब चीज़ें सस्ती हो जाएंगी। पर गवर्नमेंट नहीं सुनती, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स हमारी नहीं सुनती। वो भी इसमें ज़िम्मेदार है, मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी के साथ। देखें, DCFA एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। 7 सालों में हमारी अब रसाई हुई है मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च तक। हमने उन्हें ज़िम्मेदार ठहराया है, उन्हें कहा है, अब उन्होंने कमेटीज़ बनाई हैं जाके। हम ये कहते हैं उन्हें कि जी आप टेक्नोलॉजी मुंतकिल करें। टेक्नोलॉजी से मुराद है मेरी सेक्स सीमन। सीमन से मुराद जो हम अपने जानवर को अच्छी नस्ल का सीमन रखते हैं और आला बच्चा पैदा होता है जो ज़्यादा पैदावार का हामिल होता है। ज़्यादा पैदावार से मुराद मेरी दूध, गोश्त देने वाले मवेशी हैं। अभी हाल ही में इंडिया में 40 मशीनों की तनसीब एक ABS कंपनी ने की है। दुनिया में 2 कंपनीज़ के पास टेक्नोलॉजी है, दोनों अमेरिकन हैं, उनका हेडक्वार्टर UK है। एक ST जेनेटिक्स है, एक ABS जेनेटिक्स है। इसमें गवर्नमेंट का क्या रोल है? ये तो आप डायरेक्ट नहीं इंपोर्ट कर सकते हैं। नहीं जी, पाबंदियां हैं। देखें,
अगर हम पाबंदी हुकूमत की तरफ से? हाँ ना, सीमेंट बाज सीमेंट आते हैं, बाज नहीं आते। आपका कारोबार है, आपकी एसोसिएशन है, आप एक मुल्क के लिए बेहतरी का इकदाम कर रहे हैं, तो हुकूमत क्यों पाबंदी देखें लगा रही जी, है? मैं आपको बताऊं, हम सिर्फ होल्स्टीन के सीमेंट इंपोर्ट कर सकते हैं, जो कि एक सीमेंट 8-10 हज़ार रुपये का फ़रोख्त होता है। हम ये कह रहे हैं वही सीमेंट हम एक बुल मंगाएं ना, रजिस्टर्ड करें, हम वो टेक्नोलॉजी के यहाँ मुंतकिल कर दें, हम फार्मर को 200 रुपये का सीमेंट दें, तो उससे प्रोडक्शन कितनी बढ़ जाएगी फिर? यकीनन जी। जो जानवर आज 8 लीटर दूध दे रहा है वो 50 लीटर तक पहुंच सकता है पर डे, क्योंकि दुनिया ने ये करके दिखाया ना। हम तो ये कह रहे हैं हम अपनी भैंस की दूध देने की सलाहियत को बढ़ाएं। हमारे पास 30 लीटर दूध देने की हामिल भैंसें मौजूद हैं हमारे ब्रीडर्स के पास, हम उनके सीमेंट बनाएं। अब जैसे चाइना से हाल ही में इन्होंने वो किया है एम्ब्रियो ट्रांसफ़र का, उस पर काम जारी है, पर मैं नहीं समझता हूँ कि वो पाया तकमील तक सही अंदाज में पहुँचेगा, क्योंकि जो सेक्टर को नुकसान पहुँच रहा है वो यकीनी तौर पे मवेशियों की नस्ल कुशी से पहुँच रहा है। और नस्ल जो कशी की जा रही है यहाँ सबसे ज़्यादा कमर्शियल डेयरी फार्म में कर रहा है। भैंस का डे ओल्ड बच्चा पहले दिन स्लॉटर कर दिया जाता है, 270 डेज़ बाद उनकी माएँ स्लॉटर कर दी जाती हैं और गोश्त की ज़रूरत के लिए इस्तेमाल हो जाती हैं। तो क्या ये कट्टा जो है भैंस का बच्चा, ये इसकी परवरिश करके मज़ीद आगे ब्रीडिंग नहीं हो सकती, मज़ीद इससे तादाद नहीं बढ़ाई जा सकती? हो सकती है जी। जब आप एक साल ये तो कैटल फार्मिंग, ये तो आप ही की एसोसिएशन ने इसको करना है ना। हम तो जी देखें, हम यूँ नहीं कर सकते ना कि हमारा जानवर 8 लीटर दूध देता है, कट्टे ने 3 लीटर दूध पी जाना, पीछे बचता 5 लीटर। 5 लीटर में ना फार्मर उसकी खुराक का पूरा कर सकता, ना वो अपना पेट पाल सकता, क्योंकि दूध की कीमत कम है ना जी। 5 लीटर दूध के कितने पैसे आएंगे? अब 180 रुपये लीटर हम देते हैं आगे, 5 लीटर दूध के पैसे कितने आएंगे आप बताएं? और भैंस का चारा हमने 1500 रुपये खिलाना। 75 सालों से बेदरेग सिर्फ कराची में 15 लाख मादा मवेशी जो है उनके डे ओल्ड कटड़े और तकरीबन 8 लाख भैंसें स्लॉटर हो रही हैं सिर्फ कराची के अंदर। यही फिर सूरत हाल हैदराबाद में, यही पेशावर में, यही कोयटा में और यही फिर लाहौर में है। क्योंकि देखें, अब जो पहले मवेशी वापस चले जाते थे ज़मीनों पे, तो अब तो ये कराची पोर्ट है, तो जो वहाँ से मवेशी आते हैं ना, गाड़ी किराया लेती 30,000 रुपये 6 भैंसों का, और जो यहाँ से गाड़ी जाती है उसका 2 लाख रुपए किराए इतने बढ़ गए हैं कि मवेशी वापस ज़मीनों पे रिसाइकिल होने के लिए नहीं जा सकते। और एक मादा भैंस जो 10 बच्चे और दे सकती है वो आखिर में स्लॉटर होती है और कराची के मज़ाफ़ात में होटलों पे गोश्त की सूरत में कढ़ाई गोश्त हम खा जाते हैं उसका। अच्छा, ये बताएं कि इस वक्त कराची की कितनी नीड है, कितने लीटर दूध उसको यौमिया चाहिए? असल में जी देखें, कराची की जो आबादी है लगभग 3 करोड़ 3.5 करोड़ है, और हमारे पास जो मवेशी हैं यहाँ पे 7 से 7.5 लाख मवेशी हैं, जिनकी हमारी प्रोडक्शन है 45 लाख लीटर रोज़ाना, और 45 लाख लीटर दूध है और 50 लाख लीटर की खपत है। अच्छा। तो जिसमें कुछ डब्बाबंद कंपनी अपना हिस्सा डालती, कुछ अडल्ट्रेशन होती है, 45 लाख लीटर हम पैदा करते हैं। और ये सब का सब कराची में शॉप्स तक चला जाता है? जी हाँ, बीच में मिडलमैन का किरदार है, मिडलमैन हमसे उठाता है, वो आगे रिटेलर्स को फ़रोख्त करता है। तो कीमतों का तयन कौन करता है? आप करते हैं, मिडलमैन करता है, या हुकूमत में बैठी हुई मशीनरी करती है? असल में जी दूध की कीमतों का तयन का इख्तियार है कंट्रोलर ऑफ प्राइसेस को, जो कि कमिश्नर कराची हैं। हम उनके साथ तीनों स्टेक होल्डर्स बैठते हैं, रिटेलर्स, होलसेलर्स और डेयरी फार्मर्स, और उनके साथ दूध की कीमतों का तयन करते हैं। पर चूँकि कमिश्नर साहब या डीसीज़ कभी भी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन के मुताबिक कीमतें नहीं करते, वो जो भी नोटिफिकेशन करते हैं हम वो लेके उठ जाते हैं, फिर हम अपनी कीमतों का ऐलान मान जाते हैं। लेकिन बाहर जब दुकानों पे सेल होता है दूध, तो आवाम की ये शिकायत है कि कमिश्नर के बताए हुए नर्ख पे नहीं मिलता। असल में जी सिर्फ इकबाल मेमन साहब का रेट हमने पिछली मरतबा तस्लीम किया था, क्योंकि वो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन के मुताबिक किया गया था। उसके बाद फिर वो कुछ अर्सा बीता, जब कास्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ी तो फिर नोटिफिकेशन नहीं किया गया, तो फार्मर ने अपनी तरफ से ऐलान किया और कीमतें बढ़ी, तो यकीनन रेट तो एसोसिएशन का ही चलता। अच्छा, अब गुफ्तगू के आगाज़ में आपने बताया जो चारा है और जो भी उस चीज़ में शामिल होती होंगी चीज़ें, वो सब बाहर से इंपोर्ट हो रही हैं, यहाँ पर उसकी पैदावार नहीं है, या यहाँ पर जो एक्सपोर्ट यहाँ से बाहर हो रही है जिसको आप चाहते हैं कि ना हो, वो आप लोगों को मिल जाए, यही बेसिक चीज़ है जिसकी वजह से आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ रही है?
यकीनन जी, जब आप मेरी ज़रूरत पूरी किए बग़ैर मेरे मवेशियों का चारा यानी कि मेरे बच्चों की रोटी छीन के दूसरों को खिला दोगे कि उसकी कीमत ज़्यादा मिल रही है, चंद डॉलर्स के एवज़ कर रहे हैं ना, उसका बोझ हर सारिफ की जेब पे आ रहा है। तो बहुत ज़रूरी ये है कि इंपोर्ट तो हमने करनी, क्योंकि हम 45% चारा और अजनास पैदा करते हैं, तो पोल्ट्री की ज़रूरत के लिए सोयाबीन, कैनोला और दीगर चीज़ें, दालें बाहर से इंपोर्ट होती हैं। पर पिछले दिनों हमारी मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी के जो मिनिस्टर हैं तारिक बशीर चीमा साहब, उन्होंने सोयाबीन के 14 जहाज़ बहरा अरब के पानियों में रोक दिए और उसके बाद रिलीज़ भी कर दिए अवामी दबाव पे या हमारे दबाव पे या हमारी उस पर। देखें, उससे ज़्यादा इम्पैक्ट तो मुर्गी हुई ना, मुर्गी की कीमत पे बड़ा फर्क पड़ा। देखें जी, मुर्गी की बड़ी पैदावार है ना, जब सोयाबीन और कैनोला ना मिला उन्हें, तो मुतबादिल प्रोटीन सोर्स पे वो गए ना, उन्होंने हमारे अजनास ख़रीदना शुरू कर दिए। हमारे अजनास जब ख़रीदे तो वो महंगे हो गए, तो यकीनन उसका इम्पैक्ट दूध पे आ गया ना और गोश्त पे आ गया। आपकी एसोसिएशन किस तरीके से देख रही है आइंदा 5 साल पाकिस्तान में मिल्क प्रोडक्शन को, कैटल फार्मिंग को, कहाँ पर हम खड़े होंगे? असल में जी, यकीनन जैसे वतन अजीज़ के दरवाज़े पे एक इनकलाब दस्तक दे रहा है, एक खूनी इनकलाब दस्तक दे रहा है, इसी तरह डेयरी सेक्टर भी अपने एक अहम दोराहे पे खड़ा है। बहुत बड़ी तब्दीलियां आने वाली हैं और यकीनन जेनेटिक्स पे भी काम हो रहा है। मैंने एक ख़त लिखा है उन्हें, जो मैंने उन्हें कहा कि जो इंडिया ने टेक्नोलॉजी मुंतकिल की अपने मुल्क में अमेरिका से, मशीनें, मुझे वो मशीनें चाहिए पाकिस्तान में। मैंने हमारे एनिमल हस्बेंड्री कमिश्नर को ख़त लिखा। कोई रिस्पॉन्स मिला? हाँ, उस पर नोटिस ले लिया गया है। तो उन्होंने 40 मशीनें लगाई हैं, हम एक मशीन लगाने की तरफ जा रहे हैं। तो यकीनन जब एक लग जाएगी तो आगे और भी बढ़ जाएंगी। वो इनिशियल स्टेज पे है वो बातचीत हमारी। अभी हमारी कंपनी से तो मीटिंग नहीं हुई किसी से भी, हमारी मिनिस्ट्री में जो मीटिंग्स हैं वो जूम पे मुसलसल चल रही हैं। देखिए, हर पाकिस्तानी मुहब्बे वतन है, आप खूनी इनकलाब की बातें कर रहे हैं, देखने वाले सोच रहे होंगे कि भैंसें कट रही हैं, असल तो उनका खून बहाया जा रहा है और फिर वो रेस्टोरेंट पे जो है बड़े मज़ेदार खाने बन रहे हैं। तो ये सप्लाई कौन दे रहा है? ये भी तो आप ही के लोग हैं ना, जो फिर इन कट्टों को और जब नहीं रख सकते तो वो फरोख्त कर देते हैं। असल में जी, बारहा मैंने इन पर कार्रवाई की नेशनल मीडिया के साथ और बड़े चैनल्स के साथ, उन पर FIR कराई, उनके बंद कराया। पर यकीनन मकामी जो पुलिस है और दीगर इदारे जो हैं, जो हमारा कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन का एक है वेटनरी डिपार्टमेंट, इसकी ज़िम्मेदारी आयद होती है सीनियर वेटनरी डायरेक्टर पे और डायरेक्टर के जो हमारे डिप्टी डायरेक्टर्स हैं स्लॉटर हाउसेस के, उनके ऊपर कि मादा जानवर की स्लॉटरिंग पे वो पाबंदी लगाएं, छोटे डे ओल्ड कट्टों की, कटड़ियों की स्लॉटरिंग पे पाबंदी लगाएं। अगर हो रही है तो इन्हें मुस्तैफ़ी हो जाना चाहिए, इन्हें ओहदों से हटा दिया जाना चाहिए। ठीक है, आपने एक बड़ी अच्छी बात ये कही कि इंडिया ने 40 ऐसी मशीनें जो जदीद टेक्नोलॉजी की मुतहम्मिल हैं और अब पाकिस्तान में भी एक ऐसा प्लान हो रहा है जिसके लिए आपने ख़त लिखा। और एक मशीन चले सही, लेकिन वो भी एग्जीक्यूट होती है या नहीं होती वक्त बताएगा। हमारी इतनी यूनिवर्सिटीज़ बनी हुई हैं पाकिस्तान में, उनके रिसर्च और एक डिपार्टमेंट हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे इदारे हैं जो रिसर्च करते हैं। क्या कभी उनके साथ आपका इस मामले पर कोई मेल जोल हुआ या कोई मुलाकात हुई? आपको लगता है पाकिस्तान में कोई और इदारा इस पर रिसर्च कर रहा है कि हमारे यहाँ ही ये टेक्नोलॉजी दरियाफ्त कर ली जाए या उसको तैयार कर लिया जाए? असल में जी देखें, एक तो यूआस यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ एनिमल साइंसेस, जो लाहौर में है, उनसे मैं मुसलसल राब्ते में होता हूँ। उनसे हमने पिछले दिनों वैल्यू एडेड डेवलपमेंट ऑफ डेयरी सेक्टर के हवाले से एक वो शुरू कराया प्रोजेक्ट, जिसमें वो दूध की वैल्यू एडिशन की और फार्म मैनेजमेंट की और दीगर वो तरबियत करा रहे हैं हमारी, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट कराता है। महकमा लाइव स्टॉक पंजाब के ताउन से यूनिवर्सिटी कराती है। इसी तरह हमारी टंडोजाम यूनिवर्सिटी है, फिर लसबेला यूनिवर्सिटी है, पेशावर में हमारी गोमल यूनिवर्सिटी है, पर जो सबसे ज़्यादा एक्टिव हमारी यूनिवर्सिटी है वो यूआस है। तो हमने उन्हें लिखा है बारहा, पर अब तक मैं समझता हूँ कि उन्होंने जो ये एम्ब्रियो ट्रांसफ़र का है वो यूआस और महकमा लाइव स्टॉक पंजाब के ताउन से चाइना के साथ प्रोजेक्ट शुरू किया, उसके पाकिस्तान को फ़ायदे होंगे। ठीक है शाकिर साहब, हम चाहते हैं कि आज के प्रोग्राम में हम जहाँ से भैंसें दूध देती हैं उस जगह को भी हम दिखा सकें नाजरीन को और ख़ुद भी ज़रा देख सकें, क्योंकि लास्ट ईयर लंपी स्किन की बड़ी बातें हुई कि एक डिजीज़ आ गया था, तो वो भी जाके हम नाजरीन को भी दिखा सकें कि वाकई भैंसें इससे मुस्तस्ना हैं या वो भी इसका शिकार होती हैं। और सेकंड ये कि पूरा प्रोसेस कैसे चलता है, किस तरीके से फिर मार्केट तक दूध पहुँचता है, ये हम चाहते हैं कि आपके तवज्जुह से हम नाजरीन को दिखा सकें।
यकीनन जी, आप आए हैं, वेलकम है। हम आपको डेयरी फार्म्स विज़िट कराते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला पूरे मुल्क में सबसे ज़्यादा खालिस तरीन और आला क्वालिटी का जो दूध है वो सिर्फ़ कराची और हैदराबाद में है। वो क्यों है? क्योंकि आप कंक्रीट के जंगल में रहते हैं। यहाँ दूध घास, ग्रीन ग्रास की बुनियाद पे नहीं, अजनास की बुनियाद पे पैदा होता है, जो कि 7 फैट का दूध है। सही। 7 फैट का हामिल दूध है और यकीनन ये बहुत आला क्वालिटी का दूध है। तो हम आपको इसका विज़िट कराते हैं। पर मैं अपील ये करूँगा आपसे कि जो जेनेटिक्स के हवाले से हमारी आपकी बात हुई, यकीनन ये सबसे अहम बात है। दूसरा, अजनास की एक्सपोर्ट के हवाले से, अजनास के बाय प्रोडक्ट्स की एक्सपोर्ट के हवाले से जो बात हुई, अगर अजनास के बाय प्रोडक्ट्स की एक्सपोर्ट को बंद कर दिया जाए तो भी दूध, गोश्त, मुर्गी और अंडा सस्ता हो सकता है। और जेनेटिक्स पर काम किया जाए। पोल्ट्री ने तो जेनेटिक सेलेक्शन और जेनेटिक इम्प्रूवमेंट पर काम किया, वो तो तकरीबन 10-15 साल पहले तरक्की कर चुकी है। अब डेयरी की बारी है तो डेयरी पे हमें काम करना होगा और यकीनन हमारी आवाज़ को आप ही ऊपर तक पहुँचाएं। ठीक है नाज़रीन, एक मुख्तसर सा वक्फा लेंगे, उसके बाद जब हम आएंगे तो फिर आपको इस पूरी जगह का विजिट करवाएंगे जहां पर दूध निकाला जा रहा है भैंसों से, और फिर किस तरीके से ये पूरा प्रोसेस है, ये सब आपको दिखाते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, हम मौजूद हैं कराची के इलाके भैंस कॉलोनी में और यहाँ पर बेशुमार कैटल फार्म मौजूद हैं। इसी तरीके के एक कैटल फार्म में जहाँ पर हमें बहुत सारी भैंसें दिखाई दे रही हैं। हम चलेंगे उस जानिब, ये भी देखेंगे कि किस तरीके से दूध की प्रोडक्शन होती है और फिर किस तरह हमारे आपके इलाकों तक ये दूध सप्लाई होता है। तो कराची की जो इस वक्त नीड है वो यौमिया 50 लाख लीटर के करीब है और यहाँ से जो प्रोडक्शन होती है वो तकरीबन 45 लाख लीटर से ज़ायद की होती है। हमारे साथ मौजूद हैं डेयरी कैटल एंड फार्मर एसोसिएशन की कराची कमेटी के सदर हैं जनाब मुबश्शिर अब्बासी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं जनाब? अल्लाह का शुक्र, ठीक है। अच्छा, मुझे यहाँ पे बहुत सारी भैंसें दिखाई दे रही हैं और मेरे ख्याल से दूध का जो अमल है वो भी शुरू हो चुका है इनका। जी हाँ, ये जो आप यहाँ खड़े हैं ये एशिया की सबसे बड़ी कॉलोनी है और पाकिस्तान ऐसे भी आलम मयार दूध पैदा करने वाले मुल्कों में तस्वर होता है, मगर बदकिस्मती से जो हमारी गवर्नमेंट है उसके तरजीहात न होने की वजह से ये जो लाइफ स्टॉक का सेक्टर है ये तबाही के दाने पे खड़ा है। क्या क्या तबाही का दाना है वो भी हम देखेंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि पहले हम जो है इन भैंसों की तरफ बढ़ते हैं, नाजरीन को वो दिखाते हैं कि कैसे इनका दूध निकाला जा रहा है, इनकी अपनी सेहत और कंडीशन क्या होती है। आइए नाजरीन, ये बाड़ा ही है पूरे भैंस का जहाँ पर दूध निकाला जा रहा है इन भैंसों का, और मेरे अतराफ में आपको दिख रहा होगा अकब में भी कि भैंसें ही भैंसें हैं जो इस वक्त यहाँ पर बंधी हुई हैं। तो मुबश्शिर साहब ये बताएं कि इनका टाइम क्या होता है दूध निकालने का? किसी भी वक्त निकाल लिया जाता है या कोई मखसूस वक्त है इसका? देखो जी, ये जो हमारा फार्म है इस पर सुबह भी 4 बजे चुवाई होती है, दूध निकाला जाता है, शाम भी। बेसिकली यहाँ जो है तकरीबन 5700 फार्म है, पूरा दिन ये चुवाई का प्रोसेस चलता रहता है। किसी की 2 बजे चुवाई होती है, किसी की 3 बजे, किसी की 5 बजे, यानी टाइमिंग एक होती है। जो सुबह जिस टाइम चुवाई होगी उसी टाइम में शाम भी निकाला जाएगा। कितना एक भैंस कितना लीटर दूध दे रही है एवरेज यौमिया? 8 लीटर तकरीबन जो हमारी मिला के एवरेज आती है वो 8 लीटर तक है। आप सुबह शाम की मिला के बता रहे हैं या एक वक्त की? नहीं, दोनों टाइम की जो एवरेज आती है वो 8 लीटर पर एनिमल आती है। सही है। तो आइए नाज़रीन ज़रा देखते हैं कि क्या ये तरीका है। इतनी जदीद टेक्नोलॉजी होने के बावजूद आज तक पाकिस्तान के अंदर दूध निकालने का जो प्रोसेस है वो हाथ के थ्रू ही है। तो ये तमाम जितने भी यहाँ पर कैटल फार्म बने हुए वहाँ हर जगह हाथ से ही दूध निकाला जा रहा है? जी हाँ, बेसिकली जो भैंस का दूध है ना वो हाथ से निकाला जाता है और मशीनों का कोई इस्तेमाल नहीं है। मशीनों का इस्तेमाल है, जदीद टेक्नोलॉजी भी नहीं है अपने इस काम में। और हो सकता है, हो तो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। जहाँ एटम बम बन सकते हैं तो वहाँ चुवाई की मशीनें नहीं बन सकती, तो ज़्यादातर जो है ये हाथ से ही चुवाई होती है। मैं इधर दिखाऊं नाजरीन को कि यहाँ पर जो है गवाले ही कहते हैं इनको, जो ये दूध निकाल रहे हैं, और ये पैर वगैरह इनके भैंसों के इन्होंने बांध दिए और बाकायदा तौर पे ये दूध निकाला जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, ये पूरी बाल्टी भर जाएगी इसमें? बिल्कुल भर जाएगी। और भैंस कोई इसमें मुश्किल नहीं होती आपको दरपेश के वो टांग मार रही है या वो गुस्सा कर रही है? मुश्किल होती है, कोई कोई भैंस हो जाती है। तो बताएं, कोई इंजेक्शन वगैरह तो नहीं लगाते? नहीं नहीं, बस जो नॉर्मली प्रोसेस है उसी के तो। बिल्कुल। मुबश्शिर साहब आप भी मुझे बताइएगा, आप डेयरी कैटल और फार्मर एसोसिएशन के कराची के सदर भी हैं, तो इन्हें कोई अद्वियात भी खिलाई जाती हैं?
देखो जी, जैसे भैंसें जब ये नई भैंसें परचेज़ की जाती है, इनको वैक्सीनेशन का अमल होता है। एफएम की वैक्सीन होती है, उसके बाद और जो बीमारियां हैं, गलगोटू हो गया, निमोनिया हो गई, वो वैक्सीनेशन होती है, इनको वैक्सीनेशन दी जाती है। जब विटामिन के इंजेक्शन होते हैं वो लगाए जाते हैं। जो हमारी भैंस है ना, वो हमारी जो बच्चे हैं उनसे भी हमें ज़्यादा प्यारी है, क्योंकि ये हमारा रिस्क है और हमने अपनी भैंस से जो है मोहब्बत करते हैं और इनका बहुत अच्छे तरीके से जो है ट्रीटमेंट देते हैं, इनकी देखभाल करते हैं, ताकि ये सेहतमंद रहेगी और दूध देगी, हमें फ़ायदा होगा। अच्छा, यहाँ मैं देख रहा हूँ कि ये दूध जो निकाला जा रहा है वो इधर, इसमें कितना आ जाता है, कितने लीटर दूध होता है? जब दूध निकलता है तो इसमें डाल देते हैं, ये तकरीबन इसमें 37 से 38 लीटर आता है। यहाँ से फिर जो हमारे मेन टप होते हैं वहाँ पे दूध जाता है। ये बिल्कुल खालिश दूध इसमें डाला जा रहा है। यहाँ जो हमारा जो सिस्टम है, जो भैंस कॉलोनी का, ये बिल्कुल खालिश है, क्योंकि हमारा जो मिडल मैन होता है उससे हमारा चेक एंड बैलेंस है। और 6 फैट का दूध जो हमने देना होता है उस पर हमारा चेक एंड बैलेंस होता है, किसी किस्म की भी कोई मिलावट नहीं होती है। जो दूध हम अपने आगे दे रहे हैं शहरियों को, बिल्कुल खालिश। दूध की पैदावार बढ़ाने के लिए कोई भी ऐसी अद्वियात तो नहीं खिलाई जा रही भैंसों को? देखो, दूध की पैदावार जो है दूध राशन से ही बनता है। अच्छा राशन देंगे आप, अच्छा पैदावार। जैसे आजकल चाइना की मेडिसिन आ गई हैं, ऐसी कैप्सूल और गोलियां चारे में मिला के खिला दो तो दूध ज़्यादा देने लगती है भैंस, ऐसा है कुछ मामला? नहीं, ऐसा कोई मामला नहीं है। विटामिन वगैरह डालते हैं जिससे भैंसों को ताकत आती है, जैसे इंसान खाते हैं कैल्शियम वगैरह, वो। बाकी ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो जिससे दूध वो बड़ा। नाजरीन, यहाँ पर तकरीबन 7.5 लाख या उससे ज़ायद भैंसें मौजूद हैं और यहाँ पर आप देखें कि बिल्कुल इनका फ्रेश दूध निकाल के और इस तरीके से इनमें डाला जा रहा है। मैं देख रहा हूँ कि इस दूध के अंदर चूँकि वहाँ पर निकाल रहे हैं तो भैंस के स्किन पर कुछ जैसे गंदगी लगी हुई है वो भी इसमें शामिल हो रही है दूध में, तो ये तो मतलब थोड़ा सा हाइजेनिक वे नहीं है, या होना चाहिए यहाँ पे, या क्या होता है? देखो, होना चाहिए, लेकिन आपने देखा हमारा जो सिस्टम है वो बिल्कुल साफ़ सुथरा है, लेकिन जानवर है उससे थोड़ा बहुत तो जो है असरअंदाज होता है। जब ये हमारे यहाँ से प्रोसेस दूध जाता है, जब हम टप में डालते हैं इसको बाकायदा छाना जाता है, छानने के बाद जो है ना गाड़ियों पे सप्लाई होता है। ये छानते आप हैं या वहाँ पे दुकान वाला छान रहा है? ये हम भी छानते हैं, इसको बिल्कुल क्लियर करते हैं और आगे दुकान पे भी जो सिस्टम लगा होता है, चिरल लगाए होते हैं, वहाँ पे जो है दूध ठंडा किया जाता है मनफी पे। जब मनफी पे दूध ठंडा किया जाता है या उबाला जाए, गर्म किया जाए, तो जो जरासीम होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। इंसानी सेहत के लिए मुज़र सेहत कुछ चीज़ नहीं। छाना ही जाता है या कुछ पानी वानी भी इसमें शामिल किया जाता है, क्योंकि दूध बहुत गाढ़ा दिखाई दे रहा है, इतना हमें मार्केटों में इतना गाढ़ा दूध नहीं मिलता। देखो, जो हमारा चेक एंड बैलेंस है, वो यहाँ जो दूध आप भैंस कॉलोनी से जो भी दूध जाएगा वो खालिश से जाएगा, 100% खालिश होगा। बाकी एक XYZ हर जगह पे 2 नंबर आदमी तो हर काम में पाए जाते हैं, लेकिन जो यहाँ पे सिस्टम है वो हमारा चेक एंड बैलेंस होता है। जो हमारा मिडल मैन है जो हमारे से दूध परचेज़ करता है, वो हमारा साल का एग्रीमेंट होता है, उस पर चेक एंड बैलेंस होते हैं। डेली की यहाँ जदीद मशीनें लगी हैं जिन पे पता चल जाता है कि दूध में पानी है। ये भैंस जिसका ये दूध निकाला जा रहा है यहाँ पे, जब ये 9-10 महीने के बाद दूध देना बंद कर देती है तो इनका दोबारा प्रोसेस होना चाहिए, लेकिन वो नहीं हो पाता बदकिस्मती से, बल्कि इन्हें स्लॉटर हाउस भेज दिया जाता है। यहाँ चारा भी दिखाई दे रहा है मुझे, और इस चारे में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, क्योंकि अभी जब हमने आपके चेयरमैन से, सदर से बात की, मरकज़ी सदर से, तो उन्होंने कहा जी इसी की वजह से कॉस्ट बढ़ रही है प्रोडक्शन की। देखो जी, ये जो चारा है इसमें तकरीबन 11 से 12 आइटम है। इसमें दाल मूंग है, चने की आटी है, खली है, चोकर है, सोयाबीन है, पायलट है, उसके बाद पाम ऑयल है, राइस पॉलिश है। इतने सारे आइटम क्या पीस के डाल दिए इसमें? ये जो है पीस के आते हैं, इनको जो हम मिक्स करते हैं, हमारी वहाँ होदी बनी है, उसमें मिला के जो है सुबह शाम तकरीबन 5 किलो पर एनिमल जो है राशन डाला जाता है रोज़ का, यानी 10 किलो। सैलाब की तबाही की वजह से और महंगाई डॉलर के ऊपर जाने की वजह से जो हमारे राशन है वो तकरीबन 100 रुपीज़ को क्रॉस कर गए हैं, जिसकी वजह से डेयरी फार्मर बहुत मुश्किलात में है। नहीं, क्या किलो पड़ता है अभी ये सब बनाने के बाद? सारा मिलाने के बाद 102-103 रुपए किलो, 100 रुपए से ऊपर कास्ट आ रही है। और एक भैंस जो है आप कह रहे हैं कि 10 किलो खा रही है एक दिन में? एक भैंस जो 10 किलो रोज़ाना का राशन खा रही है, इसी महंगाई की वजह से जो हमारी कास्ट बढ़ गई है काफ़ी हद तक, जिस मुश्किलात को देखते हुए फार्मिंग की जो है ये सन्नत है, इंडस्ट्री है, ये डूब रही है। यहाँ से क्या रुपए किलो जा रहा है दूध? यहाँ से 180 जा रहा है, जो अभी पॉसिबल नहीं है देना, और हमने मशावरा शुरू कर दिया। पहली तारीख से 40 से 50 रुपये पर लीटर, 1 मई से, 1 मई से 40 से 50 रुपये पर लीटर में इजाफा करेंगे। वो तो पहले ही मार्केट के अंदर 200 से ऊपर मिल रहा है, तो क्या 250 से भी ऊपर चला जाएगा दूध? देखो, जिस महंगाई की चक्की में पूरी आवाम पिस रही है, उसमें डेयरी फार्मर भी पिस रहा है।
नाजरीन, ये वो जगह है जहाँ से पूरे कराची को दूध की सप्लाई होती है। अब एक तरफ मैं देख रहा हूँ कि गोबर भी पड़ा हुआ है, दूध का ये पूरा बर्तन भी खुला हुआ है जिसमें तकरीबन 37 से 38 लीटर दूध आता है और मक्खियाँ भी इधर भिनक रही हैं। लेकिन ये तमाम तर माहौल में ही गुज़िश्ता कई अरसे से, कई सालों से, 1965 से ये यहाँ पर भैंस कॉलोनी बनी हुई है, जब से ये पूरे कैटल फार्म आबाद हुए और आज की तारीख़ तक इनकी तादाद तकरीबन आप ये समझ लें कि 7.5 लाख से ज़ायद हो चुकी है। और यहाँ पर कोई ऐसा निज़ाम हमें नहीं दिखाई देता जिसमें हम कहें कि जो दौरे हाजिर का निज़ाम है, जिसमें हॉलैंड है, नीदरलैंड है और बड़े बड़े ऐसे ममालिक हैं दूध की प्रोडक्शन के हवाले से, जहाँ पर हमें जदीद टेक्नोलॉजी दिखाई देती है, साफ़ सफाई दिखाई देती है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर और बिलखुसूस एशिया में, इंडिया हो, पाकिस्तान हो या बांग्लादेश ही क्यों ना हो, वहाँ पर इसी किस्म का तरीक़ाकार है कि जहाँ पर भैंस पेशाब कर रही है, जहाँ पर उसका गोबर पड़ा है, वहीं पर आप ये समझ लें कि दूध की भी प्रोडक्शन हो रही है, वहीं मक्खियाँ भी भिनक रही हैं। और इसी माहौल के अंदर जो है इन भैंसों को रखा जा रहा है और इसी माहौल में इस प्रोडक्शन को पूरे रिटेल शॉप तक पहुँचाया जा रहा है और फिर आम आवाम जो है वहाँ से उस दूध की ख़रीदारी करके अपने इस्तेमाल में ले रही है। लेकिन अभी इन्होंने बताया कि ये बहुत ही खालिस दूध होता है और उसके बाद ये इसको फ़िल्टर करते हैं या उसको ये कह लें कि एक तरीके से उसको गुजारते हैं किसी प्रोसेस से, ताकि इसमें जो कुछ चारे के भोरे गिर गए हैं या फिर आप ये कह लें कि इनके जिस्म पर भैंस के जो चीज़ें लगी होती हैं अगर वो उसमें शामिल हो गई तो उसको एक तरीके से साफ़ कर दिया जाता है। फिर रिटेलर क्या करता है, वो शॉप्स वाले जो चीज़ें कर रहे होते हैं, आइदर वो उसमें मिलावट करते हैं या नहीं करते, ये सारी बातें आप आवाम भी जानते हैं। लेकिन आज के प्रोग्राम में हम यही आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से इस डेयरी फार्मिंग की इस पूरी मिल्क प्रोडक्शन का क्या प्रोसेस है। और एक बहुत ही बड़ा एक सांचा मुझे दिखाई दे रहा है जिसके अंदर गालिबन इस दूध को पलटाया जाता होगा और उसके बाद इसमें से चीज़ें साफ़ की जाती होंगी। तो मुबश्शिर साहब ये बताइएगा, ये वही दूध फिर यहाँ इसमें डाल दिया जाता है? वहाँ से जो दूध निकलता है ना तो 40 की लीटर वाली टंकी में आता है वहाँ, उसके बाद यहाँ डाला जाता है। यहाँ दूध मिक्स हो जाता है, मिक्स होने के बाद ठंडा भी हो जाता है। सारी भैंसों का जो दूध है वो एक जगह यकजा हो गया? यकजा हो गया और यहाँ थोड़ा ठंडा भी हो जाता है। उसके बाद ये दूध जो है इन जो हमारे टिक्की एंड डब्बे हैं इनमें भरा जाता है और उसके बाद ये गाड़ी आएगी जो शहर ले जाएगी। वहाँ चिल्लर प्लांट लगे होते हैं, -डिग्री टेम्परेचर पर ठंडा करते हैं, क्योंकि दूध की जो लाइफ है वो 2 से 3 घंटे है। उसको जब ठंडा करते हैं तो मज़ीद 1-2 घंटे लाइफ बढ़ जाती है, जब तक शहरी परचेज़ कर लेते हैं और घर में उबाल लेते हैं और इस्तेमाल हो जाता है। यहाँ पे नाज़रीन ये पूरा चारा तैयार हो रहा है हमारे सामने और ये क्या चीज़ है? ये गंदम है जो इंसान खाते हैं, ये वही गंदम है। अच्छा, गंदुम है? जी हाँ, जो 150 रुपये किलो आवाम आटा ले रहे हैं वही हमारी भैंसें भी 150 रुपये किलो ये गंदम खा रही हैं आपके सामने। तो इसमें क्या क्या और चीज़ें शामिल की गई? खाली ये गंदम है, ये जो है गंदम है, ये तकरीबन 250 माल पे 3 मन सुबह 3 मन शाम डालते हैं। बाकी ये चीज़ें पड़ी हैं, ये इसमें है दाल मूंग है, ये आपको दिखा, ये मूंग है, मूंग की दाल है। अच्छा, ये पिसी हुई है? जी हाँ, ये पिसी हुई है। उसके बाद ये मिक्सर टी है, चोकर है, सोयाबीन है, ये जनाब खली है, ये जो है खली है और ये गंदम है, दलिया। ये गंदम से बनाया जाता है। ये तकरीबन 12-14 आइटम है जो डलते हैं, हिसाब लगा लें आप। इसकी वजह से आपका ये पूरा चारा जो है वो 200 रुपये पे पहुँच जाता है, कितने 100 रुपये से ऊपर क्रॉस कर जाता है? देखो, जो हमारा जो नोटिफिकेशन है उसमें चारे के जो रेट डिसाइड हुए थे कमिश्नर कराची ने किए थे, 65 रुपीज़ किए थे। अब जो हमारा चारा है वो 100 रुपये से क्रॉस है। आप मिला के पर केजी? अब आप ये लगा लो कमिश्नर कराची और हमारे जो रेट है उसमें 45 रुपये का गैप हो गया है। तो वही 45 भैंस जो है, हाँ, भैंस जो है वो सिर्फ ये हरा चारा खा के या सिर्फ भूसा खा के दूध नहीं दे सकती? नहीं भाई, जो हरा चारा है वो तकरीबन लिमिट से डाला जाता है, भूसा लिमिट से। मेन चीज़ जो दूध पैदा करने के लिए ये सारी चीज़ें डाली जाती हैं। ये अजनास हैं जिसकी वजह से भैंस सबसे अच्छा दूध देती है। इससे भैंस को ताकत भी आएगी, ज़ाहिर है अच्छी खुराक दोगे तो दूध अच्छा लोगे और दूध देगी भैंस। ये सारी चीज़ें डालनी पड़ती हैं। यानी नाज़रीन, बकौल इनके के इसमें कोई केमिकल नहीं है, कोई ऐसी अद्वियात नहीं है मिल्क की प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए। जो कुछ है वो ये अजनास हैं, ये खुराक है। इसमें हरा चारा और भूसा तो है ही है, लेकिन गंदम समेत जो पिसी हुई दालें हैं और जितना कुछ इन्होंने अभी चीज़ों को दिखाया है और ये पूरे बोरे रखे हुए, तो यहाँ पे इनका ये पूरा चारा तैयार होता है। तो कितनी इनकी खुराक आप कह रहे हैं 10 किलो ये मिक्स खा लेती है एक भैंस? रोज़ाना जो है फी भैंस 10 किलो राशन डालते हैं, 5 किलो सुबह 5 किलो शाम।
दोनों टाइम राशन डलता है, दोनों टाइम चुवाई होती है। तकरीबन 6 से 7 किलो जो तूड़ी है, हम एक एवरेज लगाएं तो एक भैंस रोज की कम से कम 1000 रुपए का चारा खा रही है। जो हमारी भैंस का रोज़ का खर्चा है वो 15 से 1600 रुपये डेली का खर्चा है। तो अब हिसाब लगा लो, जो हमारा दूध है वो तकरीबन 1100-1200 रुपये का बन रहा है। हमें इस इंडस्ट्री को बचाने के लिए, इस फार्मिंग को बचाने के लिए, अपने बच्चों की रोज़ी बचाने के लिए 1 मई को 40 से 50 रुपये दूध के रेट का ऐलान करना पड़ेगा, जिससे ये इंडस्ट्री बचेगी और पाकिस्तान की आवाम बचेगी, जो ये इनसे जिनका रोज़गार वाबस्ता है। ये जितना कुछ आपने अभी चीज़ें दिखाई, क्या ये किसी ख़ास ब्रांड की हैं, कोई ख़ास दे रहा है आपको, इसकी भी कोई पीछे इंडस्ट्री है, या आप लोग खुद से तैयार करवा रहे हैं ये चीज़ें? देखो जी, जो दालें हैं वो बाहर से बैरून मुल्क से आती हैं, पाम है वो मलेशिया से आती है, बाकी जो हमारे राशन है कोई सिंध से आते हैं, कोई पंजाब से आते हैं, क्योंकि कराची में तो ज़मीनें है नहीं पैदावारी। जितनी भी हमें चीज़ें खरीदनी पड़ती हैं, कोई अंदरून सिंध और कोई पंजाब से लेनी पड़ती है। तो आप लोग बाहर मुल्क से डायरेक्ट तो नहीं ले रहे होंगे ना, किसी मिडिल मैन के ज़रिए ही आप तक पहुँच रही हैं? देखो, ब्रोकर सिस्टम है, मिडल मैन है, इम्पोर्टर हैं, बड़े बड़े इम्पोर्टर बैठे हुए हैं जो मंगाते हैं। आप अल्टीमेटली कह रहे हैं कि जो इम्पोर्ट पे गवर्नमेंट ने पाबंदी लगाई थी या रुकावट आई थी, उसकी वजह से आपकी कॉस्ट पे भी इफेक्ट हुआ है? देखो, उसकी कास्ट से बहुत बड़ा फ़र्क पड़ा है, चीज़ें महंगी हुई हैं। सोयाबीन पे जो बैन लगा है उसकी वजह से जो हमारे जानवरों में इस्तेमाल होने वाले राशन थे वो पोल्ट्री में भी इस्तेमाल हो गए, और उससे जो है मज़ीद कास्ट बढ़ी है। समझ गया। नाज़रीन, बात यह है कि जिस तरीके से दीगर इंडस्ट्रीज़ इंपोर्ट पे बैन लगने की वजह से मुतासिर हुई, इसी तरीके से अफसोस का अमर है कि एग्रीकल्चर मुल्क होने के नाते और यहाँ पे डेयरी फार्मिंग जो है बड़ी आसानी से चल रही थी, यहाँ पर भी एक बड़ा मसला ये आ गया कि इंपोर्ट अपना असर व रसूख रखती है, और यहाँ जो चीज़ इंपोर्ट हो रही है वो इन भैंसों का, इन जानवरों का वो चारा और ख़ुराक में शामिल वो अजनास हैं जिसे बाहर से इंपोर्ट किया जा रहा है। दूसरा बड़ा मसला ये भी है कि यहाँ पर अगर वो अजनास तैयार हो रही है तो यहीं की खपत पूरी करने के बजाय उसको एक्सपोर्ट किया जा रहा है, जिसकी वजह से पैदावारी लागत की जो पूरी एक लागत है या जो पूरी कीमत है वो मज़ीद बढ़ती चली जा रही है, और इसका डायरेक्टली जो इफ़ेक्टिव है वो आम आवाम है, वो आम सारिफ है, जिसको पर लीटर दूध अपने इलाकों की दुकानों से तकरीबन 220 रुपये लीटर के करीब मिल रहा है, और मज़ीद अब ये लोग उसमें 40 से 50 रुपये फ़ी लीटर इजाफा करने वाले हैं। तो अल्लाह जाने कि दूध की कीमत जो है 1 मई से या उसके बाद से 250 रुपये या उससे ज़ायद पे जाने वाली है, और फिर कितने रुपए नर्ख पे ये दूध मिलेगा, ये एक बड़ा सवाल होगा कमिश्नर कराची के लिए। महकमा लाइव स्टॉक को इस बारे में सोचना होगा कि डेयरी फार्मिंग के जरिए पाकिस्तान अपनी मिल्क प्रोडक्शन को मजीद बढ़ा भी सकता है, लेकिन इसमें सबसे अहम मसला जो कि नेशनल फूड सिक्योरिटी से मुताल्लिक है कि किस तरीके से मिल्क की प्रोडक्शन को इतना लेकर जाया जाए कि इन भैंसों के चारे का जो मसला है, जो खुराक का मसला है, वो एक्सपोर्ट होने के बजाय पहले इनकी नीड पूरी होनी चाहिए। साथ ही ये इंडस्ट्री एनर्जी सेक्टर को भी सपोर्ट कर सकती है, क्योंकि यहाँ पर होने वाली जो चीजें मौजूद हैं उनसे बायोफ्यूल को पैदा किया जा सकता है। क्यों पाकिस्तान इस जानिब नहीं सोच रहा और मुताल्लिका महकमे इस जानिब क्यों तवज्जो नहीं दे रहे, ये सवाल है उन लोगों के लिए, और ये आवाज़ है इस इंडस्ट्री से, डेयरी फार्मिंग से जुड़े हुए हर शख्स की, ताकि इस मसले का बुनियादी हल निकाला जा सके। आज के प्रोग्राम में आवाज़ में आप अपना फीडबैक दे सकते हैं, फेसबुक और ट्विटर पे हमें फॉलो कर सकते हैं, और यूट्यूब पे सब्सक्राइब करके अपनी राय दे सकते हैं। अगले प्रोग्राम तक मोहम्मद उमर खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।